इस मैराथन बजट डिकोडिंग के अंदर फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम सुबह 10 बजे से आपके सामने लगातार अलग अलग सेक्टर्स के साथ चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अब हर सेक्टर की बारीकियां, बजट की बारीकियां आपको बहुत अच्छे से दिख रही होंगी। खैर, आगे बढ़ते हुए अब हमारा जो पड़ाव है वो पहुंच गया एमएसएमई सेक्टर पर। एमएसएमई सेक्टर को लेकर ये बोला जाता है कि ये भारत की जान है, ये भारत की आत्मा है। चाहे कोई भी सरकार हो, एमएसएमई को ज्यादा परेशान नहीं करेगी, बल्कि एमएसएमई को बढ़ावा ही देना चाहती है। ये अलग बात है कि कौन सी एमएसएमई किस समय ज्यादा फ्लरिश होती है। ये अलग बात है कि कौन सी सरकार की पॉलिसीज एमएसएमई को बहुत तेजी से बढ़ा पाती हैं या फिर सिर्फ कागजों पे रह जाती हैं। ये सब अलग बातें हैं, लेकिन एमएसएमई को लेकर किसी भी तरह की कोई भी रुकावट कोई भी सरकार खड़ा नहीं करना चाहेगी। क्या जो सरकार की नीयत है, जो सरकार की पॉलिसीज हैं, बजट में जो चर्चा होती है वो ग्राउंड तक पहुंच पाती है, या फिर ये कुछ वैसे ही नारे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं, जैसे कि गरीबी हटाओ, जैसे कि ये हटाओ, वो खत्म करेंगे, वो खत्म करेंगे। ये सिर्फ नारा ही तो नहीं है, या फिर ग्राउंड चेक भी है। इसी पे बातचीत करने के लिए आज एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। हम आज आराम से, शांति से इस पूरे पैनल के साथ चर्चा करेंगे। हम आपाधापी में नहीं है बजट की, लेकिन बजट की बारीकियों को जानकर आगे का रोड मैप आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे साथ आज एमएसएमई सेक्टर पे बातचीत करने के लिए अमित सारोगी जी हैं, जो कि अनमोल फीड्स के हैं। उनसे आज हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ जसजोत सिंह जी जुड़ जाएंगे, जो कि एमडी हैं जोनी बायोटेक के। गोविंद गुप्ता जी जुड़ेंगे, जो कि एसबीसी एक्सपोर्ट्स के हैं। अंशु गोयल होंगे, जो कि हमारे साथ अल्फा लॉजिक से होंगे। और साथ ही साथ मेरे साथ मिस्टर संदीप टंडन होंगे, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं डीएसटी इंडस्ट्रीज के। ये सभी मेहमान आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गोयल साहब आपका शुक्रिया, अमित जी आपका भी शुक्रिया, और शुक्रिया संदीप जी आपका भी। आज आपने समय निकाला और आपसे आज बातचीत करके मेरे को लगा बहुत मजा आएगा। तो अमित जी, पहले तो मैं आपके पास आऊंगा और एक दो चीजें जो मैं आपसे पता करना चाहता हूँ, क्योंकि एमएसएमई को लेकर सरकार की अनाउंसमेंट्स बहुत होती हैं। इस बार भी मेजर अनाउंसमेंट्स की गई कि सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देना चाहती है, डेडिकेटेड फंड बढ़ाना चाहती है, देना चाहती है। कोरोना वाले हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए तो, सिर्फ कोरोना वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए तो, अमित जी आपसे होगा सवाल, तो क्या सिचुएशन ठीक चल रही थी? सरकार ने इस बार के बजट में जो अनाउंसमेंट्स की हुई हैं, एक काम और करता हूं, ये सवाल पूछने से पहले ना मैं आपको जरा अनाउंसमेंट्स का लेखा जोखा भी एक ब्रीफ में आपको पता करवा देता हूं। आप भी देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, फिर इस चर्चा को शुरू करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ ही। पहले बार मेरी सहयोगी शिवानी जुड़ रही है, आपको ब्रीफ में बता देंगे वो सारी चीजें। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात की जाए तो इस पे भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ अहम घोषणाएं की हैं। सोमवार को अपने भाषण में वित्त मंत्री ने एमएसएमई के बजट को दुगना करने का ऐलान किया है। इस साल उन्होंने एमएसएमई के लिए 15,700 करोड़ रुपयों के फंड को एलोकेट करने की बात कही है, जो बीते साल यानी 2020 के बजट से तकरीबन दुगना है। बता दें कि 2020-21 के बजट में एमएसएमई को 7,572 करोड़ रुपए दिए गए थे। वित्त मंत्री ने एमएसएमई को लेकर अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए नई व्यवस्था करने जा रही है। एआई और मशीन लर्निंग पर जोर दिया जाएगा और साथ ही साथ छोटी कंपनियों के लिए पेड अप कैपिटल सीमा भी बढ़ाई जाएगी। कोरोना महामारी के चलते एमएसएमई सेक्टर को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, जिसके चलते सरकार से काफी उम्मीदें थी। एफआईएसएमई की माने तो सरकार ने जो स्टील पर फेरस और नॉन फेरस स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी घटाई है, उसके चलते एमएसएमई सेक्टर को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचने के चांसेस हैं। इससे रॉ मटेरियल के जो दाम है वो घटेंगे, जो कि एमएसएमई सेक्टर की एक अहम डिमांड थी।
फिर से स्वागत करूंगा आज सभी पैनलिस्ट का। और हम इस चर्चा कब शुरू कर रहे हैं, मोटा मोटी आपने शिवानी की रिपोर्ट देख ली है कि इस बार बजट के अंदर एमएसएमई सेक्टर को क्या दिया गया, पैसा डबल कर दिया गया, क्या तस्वीर ग्राउंड पे तस्वीर बदलेगी नहीं बदलेगी, एक बार इसके बारे में पता करते हैं। अमित जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्री है वो मैं सॉर्ट ऑफ मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि वो काफी हद तक भारत से, ग्रामीण भारत से जुड़ी हुई कंपनीज में से है। आपके जो प्रोडक्ट है वो ग्रामीण भारत से थोड़े जुड़े हुए हैं। तो एक बार जरा मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि इस समय की सिचुएशन क्या है और सरकार की जो अनाउंसमेंट्स है 15,000 करोड़ रुपए एमएसएमई को दिया जाएगा, उसमें आपके हक में कितनी बात आती है, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा? मैं हिंदी में बात करूं या इंग्लिश में? आप हिंदी इंग्लिश किसी में बात कर लीजिए सर। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप उसी में बात करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। मैं आपका और सभी का कालरा साहब और सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया अपनी बात रखने का। हाँ। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं अनमोल फीड्स प्राइवेट लिमिटेड का और हमारी 600 करोड़ टर्नओवर की कंपनी है और हम लोग पोल्ट्री फीड, फिश फीड, श्रिम्प फीड में काम करते हैं। इंडिया में 23 स्टेट में काम करते हैं और हमारा पूरा वास्ता ग्रामीण भारत से ही है। और जैसा हम लोग सभी जानते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में ये आया कि जो कोरोना काल में जो एक कृषि, पशुपालन और ग्रामीण भारत ने ही अपनी इकोनॉमी को बहुत बड़ी राहत दी है। तो देखिए, एज एमएसएमई मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेमेंट। जैसे हम लोग अगर सरकार को माल बेचते हैं, हमको पैसा नहीं आता है, हमारे समय पर पैसा नहीं आता। सरकार के कई कानून हैं, उसके बावजूद भी हम लोग जो सामान बेचते हैं उसका पैसा समय पर नहीं आता है। वो वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम होती है, वो बड़ा इशू है। दूसरा है, चूंकि हम लोग ग्रामीण भारत में काम करते हैं, बैंकिंग की कमी है, किसानों के पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो हम लोग, बैंक नहीं फाइनेंस करता तो हम लोग कई बार किसानों को फाइनेंस करते हैं, कई बार डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइनेंस करते हैं। तो उसमें अगर कोई कमी हो जाने पर हमारे देश में चेक बाउंस का या पेमेंट कलेक्शन का कानून ऐसा है कि अगर आपका कोई पैसा अगर कहीं फंस गया तो अगर आप 3 साल लग जाता है कानूनी कार्रवाई में, उसके बाद भी हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो सरकार को पेमेंट कलेक्शन का कानून और अच्छा करने की जरूरत है, जिससे हम लोग फ्री होके हम लोग किसानों को फाइनेंस कर सके, उनको मदद कर सके। तीसरी चीज है कि हाँ जी, मैं आपकी तारीफ भी करना चाहूंगा और 1 मिनट के लिए आपको मैं थैंक यू भी करना चाहूंगा, क्योंकि आपने वो सारी चीजें गिनवाई हैं जिससे मेरे को लगता है कि अभी भी एमएसएमई जूझ रहा है। और ये सिर्फ आपकी इंडस्ट्री की बात नहीं है सर, आज मेरे साथ जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं इसमें से डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि ज्यादातर पैनलिस्ट ये जरूर कह सकते होंगे कि हाँ, चीजें पहले के मुकाबले ठीक हुई हैं, बट ये प्रॉब्लम से आज भी जूझ रहे हैं। आज भी फाइनेंसिंग को लेकर दिक्कत है। भले हमने ठीक है अपने बजट का एलोकेशन डबल कर दिया, 15,000 करोड़ कर दिया हो, लेकिन एमएसएमई को बहुत पैसे की जरूरत है। आप चाइना जैसी सुपर पावर के सामने खड़े हो, आप कैसे कंपटीशन दोगे? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने कहा कि वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है। मैं खुद एक बिजनेस फैमिली से हूं, मेरे को पता होता है कि वर्किंग कैपिटल की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप एक्सपेंशन ये सब चीज भूल जाइए, आपको रोजमर्रा की चीजों पे जूझना पड़ता है, उससे होता कुछ नहीं है, आपका मनोबल टूट जाता है, और एक बार मनोबल टूट जाता है तो फिर आप बहुत पीछे चले जाते हैं। तीसरी, आपने मेरे से बात की कि लीगल सर्विसेज, पैसा फंस गया, सुनवाई नहीं है, ये सुनवाई किसी भी एंड पे नहीं है। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं हमारे देश में, लेकिन वो फिर अलग तरीके से हैं। सभी का ये मानना है कि क्यों कोर्ट तक मामला पहुंचे, वो खुद ही ना कहीं या तो हाथ पीछे खींच लेते हैं, नहीं तो इस लीगल फ्रेमवर्क से डरते हैं। मैं इसके लिए आपको थैंक यू कहूंगा कि आपने सारी बातें इंपॉर्टेंट की, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि 15,000 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम बढ़ावा होगा, ये सब चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन कोर चीजों से हम आज भी जूझ रहे हैं, जिनको मेरे को लग रहा है कि ठीक करना चाहिए। आपने पेमेंट्स वाली बात उठाई, मैं इसके लिए अमित जी आपको मैं उल्टा फिर से थैंक यू बोलूंगा कि आपने बड़ी शिद्दत से बात को रखा।
अब आप मेरे को बताइए, आपने जो प्रॉब्लम्स गिनवाई हैं, इसमें से फौरी तौर पर सरकार से क्या उम्मीद चाहते हो? क्योंकि ये कार्यक्रम हम सरकार को भी टैग करेंगे, उनको भी भेजते हैं, उनसे रिव्यू भी मांगते हैं, और कई बार हमसे रिव्यू खुद से भी, सरकार की तरफ से भी अपने आप से आता है कि आप बताइए अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रपोजल दीजिए अपना कुछ। तो आप मेरे को बताइए, आप फौरी तौर पर क्या ठीक चाहते हैं? लीगल, फाइनेंस यानी कि बैंकिंग फैसिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, या फिर पेमेंट का तरीका? मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पैसा अगर हमारे भारत में पेमेंट कलेक्शन के लिए लीगल सर्विसेज को स्ट्रांग कर दिया जाए, अगर आप चेक अगर बाउंस करते हैं तो चेक बाउंस का 5-5 साल तक उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर उसको सरकार का कानून है कि 6 महीने के अंदर चेक बाउंस पर उसको फाइनल कर देना है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो जाए कि तो हमको वर्किंग कैपिटल की बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी और हम लोग किसानोन को और ज्यादा खुल के फिनांस कर पाएंगे कि हमारे देश में 99.99% लोग बहुत ईमानदार हैं, मेहनती हैं, और उनको सब एग्रीकल्चर में आज के दिन नॉलेज और फिनांस, ये दोनों चीजों की किसान को बहुत बड़ी जरूरत है। तो नॉलेज हम दे सकते हैं, और फाइनेंस देने में हम लोग इसलिए डरते हैं कि अगर कोई कारण से पैसा फंस गया तो वो फिर 5 साल 10 साल तक नहीं मिलता है। दूसरी हमारी प्रॉब्लम है कालरा साहब की, जैसे हम लोग अभी नई यूनिट लगाना चाहते हैं। भारत सरकार की पॉलिसी है कि अगर आप नई यूनिट लगाते हैं तो 15% इनकम टैक्स ही आपको लगेगा। बहुत बढ़िया पॉलिसी है, लेकिन कोई भी यूनिट लगाने के लिए स्टील बहुत बड़ी चीज होती है। स्टील, कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं, गोदाम बनाते हैं, तो स्टील और सीमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। पिछले 6 महीने में स्टील का दाम 60% बढ़ गया है। तो हमारा कोई भी, अब हम लोग डर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट करने से डर रहे हैं कि मेरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 60% बढ़ जाएगा। सरकार ने एक चीज बहुत अच्छी की है इस बजट में, जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो जो चीजों का प्रोडक्शन इंडिया में होता है, अगर वो बाहर से आ रही है तो उस पर उन्होंने कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया है। तो उन्होंने श्रिम्प फीड में 5% कस्टम ड्यूटी को 15% किया है, जिससे लोकल इंडस्ट्री को श्रिम्प और फिश फीड में काफी बढ़ावा मिलेगा। और मछली पालन जो है सरकार के फोकस सेक्टर में भी है, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने देश की, पशुपालन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और आगे बहुत कर सकता है। इंटरेस्टिंग। ये आपने बहुत ही पते की बात बताई है कि इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इसको कॉस्ट इफेक्टिव भी रखें, हम जितना हो सके उतना कॉस्ट इफेक्टिव भी रखें। देखिए, 2 हिस्सों से एमएसएमई इस समय जूझ रहा है। फर्स्ट हिस्सा रेवेन्यू मॉडल, जिसको हम टिपिकली मार्जिन कहते हैं, मार्जिन्स में, और दूसरा हिस्सा जो होता है जिससे एमएसएमई थोड़ा जूझता है, वो होता है थोड़ा फंडिंग को लेकर, और वो थोड़ा सा ठीक होने चाहिए। चेक बाउंस वाला आपने हिस्सा बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी जल्दी जल्दी सरकार इसकी भी कहीं ना कहीं और तेजी से सुनवाई करे। लेकिन आपने बात बहुत पते की कही है। संदीप टंडन जी भी मेरे साथ है, अंशु गोयल जी भी मेरे साथ हैं, अल्फा लॉजिक के संदीप टंडन जी भी हैं, डीएसटी इंडस्ट्रीज के, और गोविंद जी गुप्ता जी भी हैं मेरे साथ, जिनसे पहले भी एक बार मुलाकात कर चुके हैं। गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने भी समय निकाला। और गुप्ता जी के बारे में बता दूं कि एक ऐसे शहर से निकले हुए हैं जिस शहर में पहले इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, आज अपने शहर के नामी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एसबीसी एक्सपोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और वो भी हिम्मत से निकले हैं। मैं आप सबकी हिम्मत को बहुत दाव देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब उस तरह के चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में भी काम करते हैं जहां पे सरकार की नजर ही नहीं है। देखो, इस देश के अंदर क्या हो रहा है कि बड़ी इंडस्ट्रीज को लेकर पॉलिसी फॉर्म होती है, सारी सरकारें करती हैं, ऐसा नहीं है इसमें किसी एक पर्टिकुलर सरकार, लेकिन आप सबकी मेहनत से आपने जो गांव-गांव रोजगार पहुंचाते हैं, घर घर चूल्हा जलाते हैं, मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगा। गोयल साहब, मैं 1 मिनट के लिए आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर डेवलप से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन हैं। आपके पास जब लोग आते हैं, जब आपसे बातचीत करते हैं, तो वो सबसे पहले मोटे तौर पर क्या चाहते हैं? उनकी ये सब्जेक्टिव तो होगा कि हमारी रीच हो, ये ऑब्जेक्टिव भी होगा कि हम सिंप्लीफाई हो जाएं,
इसके अलावा आपसे किस तरह की बात होती है और उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जरा आप मेरे को वो बताइए, और आप उसमें कितना हेल्पफुल होते हैं। जी डिम्पी जी नमस्ते, एंड सभी पैनलिस्ट को नमस्ते, एंड ऑल द व्यूअर्स मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते। तो डिम्पी जी आपने बहुत पर्टिनेंट बात उठाई। मैं सॉफ्टवेयर फील्ड से होने के कारण बहुत सारे एमएसएमई, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हमारे साथ प्रोसेसेस डिस्कस करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। सो एज यू सेड, पहले तो वो बोलते हैं भाई हमारी रीच बड़ी होनी चाहिए, हमको सेल्स का दायरा बढ़ाना है। सेकेंड बात करते हैं भाई उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, ऑप्टिमाइजेशन करना है उनके बिजनेस में, चाहे वो एआई एमएल के द्वारा हो, चाहे वो डेटा के द्वारा हो, चाहे वो डैशबोर्ड्स के द्वारा हो। तीसरी चीज तो ये देखते हैं कि भाई जैसे हम लोग काफी स्टील की कंपनियों के साथ काम करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम, जैसे अमित जी ने बताया कि कलेक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि भाई डिफॉल्ट है। तो आई थिंक वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज वी डू नॉट हैव अ लीगल चार्टर इन द कंट्री जहाँ पे कि टाइम बाउंड रेजोल्यूशन हो सके। जैसे गवर्नमेंट ने काफी साल पहले एक बात करी थी कि हम एक सिटीजन चार्टर लाएंगे। आई थिंक दैट इज स्टिल अ विश लिस्ट। वो 5-6 साल हो गए इस बात को, 2014-15 की बात है। तो आई थिंक 3 चार्टर्स की जरूरत है एज अ सिटीजन एंड एज एन एंटरप्रेन्योर इन दिस कंट्री। One is the citizens charter. I want to see my problems getting resolved in a time bound way. Second charter जो मैं चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत हाईएस्ट प्रायोरिटी पे करना चाहिए, वो है बिजनेस चार्टर। मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट से, आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से देयर हैज टू बी अ टाइम बाउंड रेजोल्यूशन टू थिंग्स। थर्ड चार्टर जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है लीगल चार्टर, कि एज अ सिटीजन, एज अ बिजनेस ओनर हमको एक टाइम बाउंड मैनर में फास्ट ट्रैक करके चीजों को सॉल्व करना चाहिए। बहुत सारी चीजें तो ऐसी होनी चाहिए जो कोर्ट तक जाए नहीं, जैसे कि चेक बाउंस के मुद्दे हो गए कि भाई आपने पैसे ले रखे हैं, आप उसको फास्ट ट्रैक कीजिए, आप एक्सचेंजेस को ले आइए, एक पैनल बनाइए, उसमें रिजॉल्व कीजिए। व्हाई गो टू कोर्ट? आप जब उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप उसको डिजिटाइज कीजिए, आप उसकी डायरेक्टरी बनाइए कि भाई ये डिफॉल्टर्स हैं, इनके साथ आप काम नहीं करेंगे। आई थिंक गवर्नमेंट ने 2 अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एक सिस्टम बनाया है ट्रेड्स, TREDS, जिसमें आप बिल डिस्काउंट करा सकते हैं, जो आरबीआई के द्वारा रन किया जाता है। काफी नया सिस्टम है, अभी तक टेक ऑफ नहीं हुआ है। और सेकंड एक सिस्टम बनाया है NESL, नेशनल ई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करके कंपनी बनाई है। जैसे अमित जी बता रहे थे पेमेंट्स की बड़ी दिक्कत आती है, तो NESL में जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जिसको आपने माल बेचा है उसका आप बिल अपलोड कर सकते हैं कि भैया इससे मेरे को पेमेंट आनी है। तो नेक्स्ट टाइम बैंक उसको रेफर करेंगे। तो गवर्नमेंट का इंटेंट अच्छा है कि भाई चीजों को करना है, हमें सॉल्व करना है। और जैसे आपने बताया कि भाई एमएसएमई तो बैकबोन है इस देश की। हमारे जितनी डाइवर्सिटी शायद ही कोई और देश में हो पूरी दुनिया में, जहां इतने तरह के बिजनेसेस, इतने लोग एक साथ चल रहे हैं। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड। तो उससे बड़ी डाइवर्सिटी, इससे बड़ी मार्केट शायद नहीं है दुनिया में। इसलिए पूरा दुनिया इंडिया की तरफ देखता है कि भाई आई वांट टू बी इन इंडिया। और हमारे जितने हार्डवर्किंग लोग भी शायद कहीं नहीं मिलेंगे आपको दुनिया में। बस अपने सिस्टम सही नहीं है, जहां पे अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर पाए। और एक दो बातें रखना चाहूंगा मैं, जो आपकी बातों से, अमित जी की बातों से मुझे समझ में आई कि भाई एक तो एमएसएमईज को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसे की, वर्किंग कैपिटल की। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट तो कर देती है कि हम लेंडिंग कराएंगे, हम सीजीटी एमएससी स्कीम देंगे, पर ग्राउंड पे नहीं मिल पाता है। दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रॉब्लम्स। सेकेंड प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है और बोलती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आज एंटरप्रेन्योर्स के लिए, छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कंप्लायंस कॉस्ट और कंप्लायंस टाइम हैज इंक्रीज्ड बाय एटलीस्ट 10x जब से जीएसटी इज अ ब्यूटीफुल सिस्टम, कोई डाउट नहीं है उसमें। बट क्या उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है छोटे एंटरप्रेन्योर्स को एंकरेज करने के लिए? क्या किस तरह से उसको हम कंप्लायंस की कॉस्ट को कम करें, कंप्लायंस को बढ़ाएं, कंप्लायंस नहीं बढ़ाएं, गवर्नेंस बढ़ाएं, कंप्लायंस को मिनिमम रखें। क्या हम कैसे कर सकते हैं ये चीज? इस पे डेलिब्रेशंस नहीं हो रही हैं। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि भाई टैक्स मिले, एंड देयर इज नो डाउट बिना टैक्स के देश भी नहीं चलेगा। बट सब इतने छोटे छोटे बिजनेसेस को आप इस तरह से बर्डन कर दोगे तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे। आई थिंक गवर्नमेंट को इस तरफ से बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। आई थिंक whoever entrepreneur I speak to, me personally, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है कि ये कंप्लायंस छूट तो नहीं गया, ये तो नहीं रह गया। ये बहुत बड़ा तकलीफ है। व्हेन आर वी गोइंग टू थिंक अबाउट इनोवेशन? अगर हम सिर्फ कंप्लायंस में उलझे रहेंगे एज एंटरप्रेन्योर्स, तो आप कैसे इनोवेशन कैसे करोगे? आप अगर हमेशा ये चूजते रहोगे 5 तारीख ये डेट है, 10 तारीख ये डेट है, 20 तारीख ये डेट है, तो you do not have time to innovate. You understand the problem I am trying to highlight?
तो ये Yes, बहुत sir. बड़ी तकलीफ है। आई थिंक गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। मैं आपका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आप सब बहुत ही वो सारी चीजें बता रहे हैं जो ग्राउंड चेक है। जो एक्चुअली होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि आप कोई बात कहते हैं लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वहां तक वो उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाती। और मैं Exactly. एक और अपनी तरफ से भी बात आप सबके लिए मैं एक बात रखना चाहूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ना गवर्नमेंट को एक ऐसा बोर्ड जरूर बनाना चाहिए जहां पे ना आप ऐसी इंडस्ट्रीज के नुमाइंदों को आप कंसल्टेंट के तौर पर बुलाओ। भाई ठीक है, मैं आपके आईएएस ऑफिसर पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मैं आपके आईएफएस पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मैं आपके आईपीएस पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा, लेकिन आप एक ऐसा छोटा सा ही बोर्ड बना लो, इसको एडवाइजरी बोर्ड। गवर्नमेंट बनाती है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनका अपने अपनी एसोसिएशंस होती हैं, फिकी है, सीआई है, लेकिन फिर भी फिकी सीआई में भी बड़ी कंपनीज का ही दबदबा रह जाता है। मैं बोल रहा हूं कि आप एक ऐसी सी कंपनीज का, छोटे छोटी कंपनी से बोर्ड एडवाइजरी लीजिए, कंसल्टेंसी लीजिए, उनसे पूछिए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। और ये बात भी सच है कि आप 100% प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते। ये बात भी सच है कि ईज ऑफ डूइंग एक मैकेनिज्म है, इसको 100% लागू करने के लिए राम राज्य करना पड़ेगा पूरी तरह से। वो सारी चीजें अलग है, मामला है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे चीजों को ठीक किया जा सकता है। सिंप्लीफिकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी, ट्रांसपेरेंसी इज द बेस्ट पॉलिसी। आई would थिंक like सो। to add something, Dipti यस ji. सर, यस यस। आप देखेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश ने बहुत तरक्की की है और एमएसएमई इज एक्चुअली द बैकबोन देयर। 15-20 सालों में इतनी स्टार्टअप्स आई हैं, इतना इनोवेशन हुआ है। अगर हमारा देश में इतना बिजनेस हो पा रहा है तो गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए कि भाई सिंप्लीफाई करो चीजों को, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, लोगों के लिए। और एंटरप्रेन्योर्स अपना काम कर लेंगे, वो लोग बढ़ाएंगे, ये देश को आगे ले जाएंगे। मीन्स हमारे एंटरप्रेन्योर्स इतने टैलेंटेड हैं। आज अगर सुंदर पिचाई जाके गूगल चला रहे हैं या हमारे इतने इंडियंस जो है बड़ी बड़ी कंपनियां चला पा रहे हैं, हमारे देश में होते तो क्या वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट चला पाते, बना पाते? ये सोचने वाली बात है हमारे लिए कि भाई हमारा टैलेंट बाहर जाके कैसे निखर रहा है, बिकॉज इट इज सिंप्लीफाइड, दे वर गिवन द इकोसिस्टम। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। अब मैं आता हूं जरा संदीप टंडन जी पे। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। इस बीच दो पैनलिस्ट से हमने बातचीत की, आपने भी सुना होगा, दोनों पैनलिस्ट ने वो क्वेश्चंस उठाए जो कि क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं। हम 2, 4, 5 साल हो गए हैं बट अभी भी उसी प्रॉब्लम से थोड़ा जूझ रहे हैं। और आपकी इंडस्ट्री के बारे में मैंने पढ़ा, डीएसटी इंडस्ट्रीज, तो आप डाई कास्टिंग में है, नॉन फेरस के अंदर, जो कि जिंक से और अलग कंपाउंडिंग से जुड़ी हुई है। सर इस बार ना सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर भी बजट में अनाउंसमेंट किया कि एक स्क्रैपेज पॉलिसी भी होनी चाहिए। मैं आपकी इंडस्ट्री के बारे से जानना चाहता हूं कि आपको इस बजट में, जब आप सुन रहे थे स्पीच मैम की, तो आपको किस पॉइंट पे आके लगा कि यस ये मैम ने बहुत अच्छा काम किया? आपने अपने साथ में बैठे लोगों की कहा होगा देखो मैम ने एक बहुत बढ़िया काम किया, और आप किस जगह पर आपको लगा कि नहीं यहाँ पे मैडम थोड़ा चूक गई है, ये कह देती तो शायद थोड़ा अच्छा होता, ये बात रख देती तो शायद थोड़ा अच्छा होता? तो किस जगह पर आपको गुड फीलिंग आई और किस जगह आपको मिस्ड फीलिंग आई, जरा मेरे को पहले वो बताइए। ठीक है, नमस्कार। मेरा नाम संदीप टंडन है और मैं एक लघु उद्योग चलाता हूँ। एमएसएमई की डेफिनेशन जाए तो हम एक स्मॉल इंडस्ट्री में सेक्टर में काम करते हैं। अगर मैं इस बजट को देखूं तो इसमें मैं दो पहलू से इसको देख सकता हूँ। पहला पहलू अगर देखूं तो मैडम सीतारमन ने बहुत ही अच्छा चीज़ों में अनाउंस की हैं। जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया है, डिफेंस में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं। तो अगर ये सब चीज़ें देखा जाए तो ये सब अगर एक्चुअल में लागू हों अगले सालों में तो इससे कंट्री में डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। और पर अगर इसका डायरेक्ट बेनिफिट देखा जाए तो मुझे इसमें एमएसएमई में इसका डायरेक्ट बेनिफिट बहुत कम दिखाई देता है। हाँ, हम इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी जरूर हो सकते हैं। जब सब में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा तो इनडायरेक्टली एमएसएमई में भी बेनिफिट आएगा। बट अदरवाइज अगर हम इसको डायरेक्ट देखा जाए तो डायरेक्ट बेनिफिट मुझे इसमें कुछ नहीं दिखा देता। तो मैं इसको एक दूसरे पहलू से भी लेके जाता हूँ। अगर हम एमएसएमई को हम एज ए ग्रुप बात करते हैं, जब भी करते हैं, ठीक है, पर आई थिंक मुझे एमएसएमई को ब्रेक करना चाहिए 3 डिस्टिंक्ट सेक्टर्स में, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो। ठीक है, मीडियम इंडस्ट्री जो है वो फिर भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो काफी मतलब साइजेबल, एक साइज उसका इतना बड़ा है
कि उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बजट में देखूं तो एक माइक्रो के लिए भी जो स्टार्टअप सेक्टर है इसमें कुछ काफी बेनिफिट्स उन्होंने दिए हैं। मुद्रा लोन्स हैं, आजकल आपको CGTMC से लोन्स मिल सकते हैं विदाउट कोलेटरल। अच्छा, आपके पास स्टार्टअप फंडिंग के और बहुत ऑप्शन हैं। अच्छा, इसके बीच में एक त्रिशंकु की तरह लटका हुआ हमारा सेक्टर है, विच इज स्मॉल सेक्टर। हम इतने छोटे भी नहीं है कि हमें एक मुद्रा लोन से या CGTMC बेनिफिट से कुछ हमें वर्किंग कैपिटल विदाउट कोलेटरल मिल जाए जिससे हमें बेनिफिट हो, ठीक है। हम इतने बड़े भी नहीं है कि हम कैपिटल मार्केट को डायरेक्ट लें और वहां से फंडिंग ले सकें, ठीक है। और पर मैं ये सोचता हूँ ये स्टैंडअप सेक्टर जो बीच का है, इसके लिए गवर्नमेंट ने आज से 1-2 साल पहले कुछ बातें तो की थी, पर इस पे कुछ एम्फेसिस नहीं किया, ठीक है। अगर स्टार्टअप सेक्टर देखो उसमें फेलियर का चांस बहुत बड़ा है। अगर 10 लोग स्टार्टअप करेंगे, 8 से 9 फोल्ड अप हो चुके हैं। पर जो ये स्टार्टअप सेक्टर है जो आज स्मॉल सेक्टर है, अगर आप इसको देखें तो ये ऑलरेडी वो स्टार्टअप के जो प्रॉब्लम्स थे उससे निकल आया है। अब तो इसको ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए कि ये मीडियम बने या लार्ज बने, ठीक है। इस पे हमारी गवर्नमेंट का कहीं भी फोकस नहीं, ठीक है। मैं एक और ही मैं ना टंडन जी आपके पास वापस लौटूंगा। मैं इसलिए वापस लौटूंगा वो क्योंकि मैं आपसे वो सुझाव भी चाहता हूँ। मैं वही बात करना एक चीज के साथ जरूर खड़े हैं कि हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। ये बात भी उतनी ही तय है कि आप कंपटीशन वाले युग में हो, आप बहुत सारी डिमांड होती है, बहुत सारी मांग होती है, लेकिन आपकी बात को भी मैं उतने ही तवज्जो देता हूँ कि जब सरकार बड़े बड़े यूफोरियास बनते हैं तो लेकिन ग्राउंड पे जो खड़े हुए लोग हैं उन तक बिजनेस नहीं आ पा रहा। ये आप नहीं बोल रहे हैं, आप जैसी बहुत सारी इंडस्ट्री बोल रहे हैं कि हमको बिजनेस नहीं आ रहा। और एक पॉइंट आपने बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया कि जो फेलियर रेट है वो कहीं बढ़ रही है। 10 में से 6-7 फेलियर रेट, ये अच्छा साइन नहीं है। ये कॉन्फिडेंस ब्रेक होना ये अच्छा साइन नहीं है। आप पैसे से टूट जाओ, पैसा कमा सकते हो। आप थोड़ा हेल्थ खराब हो जाए, ठीक कर सकते हो। अगर आपका मन टूट गया, कॉन्फिडेंस टूट गया, उसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है। वो फिर अल्फा लॉजिक वाले अंशु गोयल जी भी नहीं कर पाते, फिर वो गुप्ता जी को भी थोड़ा होगा उसमें मुश्किल, फिर वो अमित जी को भी दिक्कत आएगी, वो टंडन जी आपको भी आ सकते। तो कॉन्फिडेंस ना टूटे, सरकार कम से कम कॉन्फिडेंस शेक ना हो लोगों का, ऐसा कुछ मैकेनिज्म भी ड्रॉ कर जरूर करें। गोविंद जी, मैं 1 मिनट के लिए आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा, मैं गोविंद जी का परिचय दे दूं, SBC एक्सपोर्ट्स के वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अब वो मिर्जापुर से एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां से हैं। इनसे मेरी एक बार पहले भी मुलाकात हो चुकी है और जब मैं पिछली बार भी आपसे मिला, आप यकीन नहीं बोलेंगे गोविंद जी, मैंने अपने सर्कल में कम से कम 10 लोगों में आपके बारे में चर्चा की कि देखिए कैसे छोटे शहरों से बड़े लोग भी निकल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बॉम्बे, दिल्ली और बेंगलुरु की ठेकेदारी है बड़े लोगों को पैदा करने की। ये छोटे छोटे शहरों की बात है, उनमें इतनी हिम्मत कि वो खड़े कर सकते हैं और ऐसी इंडस्ट्री को जन्म दे सकते हैं जो कि बड़ी बनी है। सर, इस बजट को आपने सुना होगा, मैं क्वेश्चन बाद में पूछूंगा, पहले आपसे नंबर पूछता हूं। 10 में से कितने मार्क्स दोगे आप? 8, 6, 5 या फिर 10 में से 10? गोविंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। एक बार आप बोलिए तो। नहीं, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपको वापस से कनेक्ट करता हूं। एक बार ना आपको डिस्कनेक्ट करके आप मेरे को वापस से कनेक्ट कीजिए। मैं जब तक और नंबर के बारे में पता कर लेता हूं। अमित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप कितने मार्क्स देंगे 10 में से इस बजट को? अच्छा तो हुआ ही है आपकी इंडस्ट्री के लिए, तो श्रिम्प के ऊपर जो ड्यूटी बढ़ाई गई है तो अच्छी बात थी आपके लिए भी। फिर भी मार्क्स कितने, 10 में से कितने मार्क्स? 10 में से 8.5। 8.5? सर, ये 1.5 नंबर क्यों काटा, ये बता दीजिए। 1.5 नंबर इसलिए काटा कि देखिए, हमारी जैसी कंपनी, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। नेपाल और भूटान हम लोगों की अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। और उस एक्सपोर्ट को सरकार एक्सपोर्ट नहीं मानती है, एक्सपोर्ट का कोई भी बेनिफिट नहीं देती है, जो कि मतलब लॉजिकली किसी भी तरीके से उचित नहीं है। आप सरकार कहती है कि आपका पैसा इंडियन रुपीस में आता है, इसलिए हम आपको एक्सपोर्ट नहीं मानते हैं। तो भाई आपको फिर नेपाल और भूटान वालों को बैन लगाना चाहिए कि वो हमको इंडियन रुपीस में नहीं दें, वो हमको डॉलर में नहीं दें। हाँ। तो हम लोग मतलब
बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सपोर्ट में कम मार्जिन में प्रोडक्ट को बेचते हैं कि देश का एक्सपोर्ट आगे बढ़े, देश का ब्रांड आगे बढ़े और हमारा जो मेक इन इंडिया आगे बढ़े। लेकिन उसको सरकार जो एक्सपोर्ट नहीं मानती है और हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं, हमने कई सारी चिट्ठियां लिखी, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने ये 1.5 नंबर कम किया है बजट का। ओके ठीक है, 1.5 नंबर है, लेकिन 8.5 नंबर भी कम नहीं है सर। ये डिस्टिंक्शन से ज्यादा आपने दिए हैं मैडम को मार्क्स इस बार। खैर वो तो खैर बात और है। ये कस्टम ड्यूटी की हमारी मांग थी बहुत पुरानी इंडस्ट्री की, कि जब इंडिया में श्रिम्प फीड, फ्लोटिंग फीड इंडस्ट्री ऑलरेडी सक्षम है, तो फिर बाहर से इंपोर्ट 0% ड्यूटी या 5% ड्यूटी पे नहीं अलाउ होना चाहिए। ठीक है, तो वो सरकार ने हमारी बात मानी है, इंडस्ट्री की बात मानी है, उसके लिए धन्यवाद। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कालरा साहब की, मैंने ये देखा है कि हमारे देश में टेंडेंसी है कि हम लोग व्यापार हम लोग करते हैं, प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि सारी चीजें सरकार करे। वो इंडस्ट्री की तरफ से भी गलत है। हमको अपनी कंपनी में, हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। हमको सरकार को 25% का पार्टनर मान के 25% मतलब हर तरीके से जो भी कानून है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ देशभक्त, कि हम सरकार के सारे कानूनों को माने, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। इसलिए मेरे को अपने देश के जो ये इन्वेस्टर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनसे बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि बड़ी ईमानदारी के साथ वो अपनी बात को रख रहे हैं। जैसे आपने खुद से कहा कि 25% तो गवर्नमेंट को वैसे ही अपना हिस्सेदार होना ही चाहिए। मेरे साथ गोविंद जी हैं। गोविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी तक आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है, आपको वापस हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। गोयल साहब, आप कितने नंबर दोगे 10 में से? मैं 8 नंबर दूंगा बजट को। आपने को काटे 2 नंबर। कारण सारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आई थिंक जो कोरोना के चक्कर में जो हमको पिछली बार मार पड़ी है इन जनरल, इस देश को, पूरी दुनिया में जो इतना डिफिकल्ट टाइम आया था, आई थिंक एंड कंसिडरिंग इन्फ्लेशन एज वेल, गवर्नमेंट को कुछ इंडिविजुअल टैक्स बेनिफिट्स देने चाहिए थे टू पब्लिक एट लार्ज, चाहे वो सेविंग्स के माध्यम से होते या फिर आपके जीरो रेट के टैक्स स्लैब बढ़ाने से होते। आई थिंक वो एक मिसिंग लगा मुझे। और दूसरा, कैपिटल मार्केट्स के लिए एलटीसीजी जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था सरप्राइजिंगली, वो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा उसको कंसिडर करना चाहिए था गवर्नमेंट ने, ऐसा मुझे लगता है। बट देयर आर क्वाइट अ फ्यू पॉजिटिव्स। हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ी है, बहुत वेलकम स्टेप है। जीएसटी में जो उन्होंने ऑडिट की रिक्वायरमेंट हटाई है, जो 9C है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की फॉर ऑल बिजनेसेस, वो एक बहुत वेलकम स्टेप है और बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है कि 10 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। दैट मींस गवर्नमेंट इज कंफर्टेबल नाउ कि वो अंदर ट्रस्ट कर रही है कि भैया आप काम करो, हम आपके साथ हैं, आप बढ़ो, देन आपको ऑडिट कराओ, देन आप सीएस को इन्वॉल्व करो, कंप्लायंस करो। दैट इज अ वेरी वेलकम स्टेप। सो आई थिंक काफी पॉजिटिव भी थे इस बजट में जो आई थिंक वेलकमिंग थे। ठीक है, मजा आया आपसे बातचीत करके। अभी आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ गोविंद जी भी जुड़ रहे हैं। गोविंद जी, आई होप आपको मेरी अब आवाज आ रही होगी और आपसे बात हो पाएगी। नमस्कार डिम्पी जी, आ रही है आवाज मेरी आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज अब बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है सर, बिल्कुल साफ है। गोविंद जी, मैं क्वेश्चन आपसे बाद में दागूं एज अ पत्रकार, है ना। पहले आप मेरे को जरा नंबर बता दीजिए, आप इस बजट के नंबर कितने दे रहे हैं, फिर मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने नंबर कम दिए तो मैं आपसे अच्छा वाला क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने नंबर ज्यादा दे दिए तो फिर मैं आपसे जरा उल्टा टफ वाला क्वेश्चन पूछूंगा। तो पहले आप मेरे को जरा नंबर बताइए, 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं मैडम को आप? नंबर 8 देना चाहूंगा डिम्पी जी। अच्छा, 10 में से 8। अच्छा, ये भी है ना, अजीब ही है। मतलब अभी तक क्या होते हैं कि टीचर स्टूडेंट्स को मार्क्स देते हैं, लेकिन बजट के अंदर क्या है कि ना, स्टूडेंट्स ही टीचर को मार्क्स दे रहे हैं कि हम अपने टीचर को कितने मार्क्स देते हैं जिन्होंने हमको पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ बताया। ठीक है, आपने 8 नंबर दिए हैं, 2 नंबर क्यों काटे हैं सर? पहले ये बताओ, फिर मैं आता हूँ आपके पास आगे।
2 नंबर क्योंकि गवर्नमेंट बहुत जैसे क्या था सभी के लिए मुश्किल हालात थे। पिछला साल हमारा गुजरा है, सभी को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी बजट से लेके हर एक चीज के लिए, सबके लिए टफ सिचुएशन था, मतलब सभी के लिए। किसी के लिए मेरे ख्याल से मतलब बहुत कम ही लोग होंगे जिनके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन सभी के लिए। तो गवर्नमेंट ने मतलब सिचुएशन को देखते हुए, जिस हिसाब से मैनेजमेंट करते हुए, जिस हिसाब से फंड एलोकेशन करते हुए जो वो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने किया है। और 2 नंबर इसलिए काटे गए क्योंकि मुझे लगता है कि एमएसएमई को मतलब हम लोगों को कुछ थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करना चाहिए था गवर्नमेंट को। मतलब फोकस किस तरह से? आपको ज्यादा पैसे चाहिए, यानी कि एलोकेशन बजट चाहिए, बड़ा बजट चाहिए, वो तो 15,000 करोड़ का है। फिर आपको और किस चीज का फोकस चाहिए था? फोकस जैसे सभी ने बहुत सारी दिक्कतें बताई हैं। अभी जैसे क्या है कि पीछे जैसे मतलब सारे बिजनेसेस सेटबैक काफी लगा है, इकोनॉमी बहुत स्लो है, गवर्नमेंट का भी कलेक्शन स्लो है। तो गवर्नमेंट जो हमें और दे सकती थी, जैसे सीजीटीएमएस में और इंक्रीमेंट करके हमें लिमिट्स में, मतलब बेसिकली क्या है, वर्किंग कैपिटल हमें मिलता और थोड़ा हमारी रिकवरी, जैसे गवर्नमेंट की पेमेंट्स अमित जी ने बताई कि बहुत स्लो हो जाती है सारी चीजें, तो वो सब भी और फोकस करके कि जो उन्होंने बोला हुआ है कि एमएसएमई में 45 डेज में पेमेंट आनी चाहिए और सारी चीजें, तो उसमें फोकस होना चाहिए कि हाँ ये चीजें आ जाए, वो इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, मतलब आपका भी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बड़े नंबर्स दो, 15,000 करोड़ दो, आप ये चाह रहे हो कि जो मूलभूत चीजें हैं थोड़ा उसको ही पहले से ठीक करो, जैसे कि पेमेंट वाला मैटर अमित जी ने उठाया, जैसे कि गोयल साहब भी यही बात कह रहे हैं कि अभी भी चेक बाउंस को लेकर प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं इतनी ज्यादा, और ना जैसे संदीप टंडन जी भी ये बात कह रहे हैं कि आपने मेजर अनाउंसमेंट कर दी बट वो हमारे तक नहीं आ रहा पूरी प्रॉब्लम, तो ये थोड़ा चेन ठीक की जाए। गोविंद जी, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बतौर एक सक्सेसफुल एमएसएमई कंपनी चलाने की, आप अपनी एक विश लिस्ट, मैं आपको एक ही मौका दे सकता हूं, एक ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर उस पर ध्यान दे, वो अगले बजट तक वेट ना करे, अगर कोशिश हो तो बिना बजट के भी बोली और करी जा सके, एक ऐसी विश लिस्ट जो आपको आप बोलना चाहे, सिर्फ चांस एक ही मिलेगा। ठीक है डिम्पी जी, जैसे क्या है कि गवर्नमेंट एमएसएमई और सबको बहुत प्रमोट कर रही है, अच्छा कर रही है। मेरी विश लिस्ट ये है कि वो अपने स्कीम्स को जैसे छोटे शहरों में क्या और छोटी छोटी होती है। बोलिए सर, बोलिए। आप यू कांट बिलीव कि मतलब छोटी से लेके बहुत बड़ी। तो मेरी जो विश लिस्ट है वो ये है कि कुछ ऐसा वो पैनल बनाए जिसमें हम सारी चीजें या मतलब छोटे शहरों के एमएसएमई को हम सपोर्ट कर सके, मतलब एक ऐसा काउंटर या गेटवे, मतलब वो कुछ इस तरीके से दे जहां पे हमें सपोर्ट मिल सके। ठीक है, मैं समझ गया कि उनका आप ये चाह रहे हैं कि वो छोटे छोटे शहरों के अंदर जाके भी वो समझे जाने और वहां की कंपनीज के बारे में भी थोड़ी सुध लें। ठीक है, मैं लिटरली बताऊं डिम्पी जी, मैं अपनी प्रॉब्लम वैसे बताता हूँ, छोटे शहर से बिलोंग, मैं लिटरली बताऊं कि मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब यू कांट बिलीव कि मतलब बहुत टफ होता है। अगर आपको फंड्स चाहिए या आपको कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कराना है तो वो सारी चीजें नहीं मिल पाती। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी कुछ, मतलब हम कर सकते हैं और लोग करना चाहते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरी विश लिस्ट यही है कि जैसे कि ना एजुकेशन सिस्टम, मतलब सारी चीजें, जैसे हम हेल्थ के लिए, हम कोरोना के लिए अवेयरनेस फैलाए कि भाई कोरोना ऐसे फैलता है, ये सारी चीजें हो गई। तो उस तरीके से अवेयरनेस छोटे शहरों में रहे, बिजनेस को भी लेके कि हाँ हम इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा हमारे लिए। मेरे को लगता है आप बहुत पते की बात बता रहे हैं, क्योंकि टिपिकली इसको हम मिस कर जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ अल्ट्रा और थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटीज का ही काम है कि बिजनेस बनाने, बिजनेस सेटअप करने, जबकि गांव से एक्चुअली में बिजनेस खड़े किए जा सकते हैं। वहां पे आज भी
बहुत ऐसी स्पेस, ऐसी जगह है जहां पर आप छोटी सी भी इनोवेशन लगा देंगे तो बहुत बड़ी चीज हो सकती है। ये बात आपने बहुत पते की है कि भाई थोड़ा इन्वेस्टर अवेयरनेस पहुंचाओ, उस गांव वाले को भी लगे, उस थोड़े पीछे शहर वाले बैठे हुए को भी लगे कि मैं यहीं से भी बिजनेस को चला सकता हूँ, मेरे को सारी फैसिलिटीज मेरे तक, मेरे घर, मेरे द्वार तक पहुंच सकती है। संदीप टंडन जी, मैं एक बार आपके पास वापस लौट रहा हूँ। आपने भी एक बड़े पते की बात बोली कि बहुत सारी चीजें हो तो रही हैं, अनाउंसमेंट्स भी होती हैं, बातचीत होती है, बट वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, एक गैप है। मैं आपसे एक मेंटोर के तौर पर, एक गाइडेंस के तौर पर, और कैसे उस गैप को खत्म किया जाए उसका एक सुझाव मांग रहा हूं। आप सुझाव में 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट भी दे सकते हैं। आप क्या सुझाव देना चाहते हैं सरकार को, हम सबको, या पूरी नोडल एजेंसीज को कि आप ऐसी 2-4 चीजें कर दो तो हम तक भी फायदा आने लगेगा, वो बताइए सर। मैं एक बड़ा रेवोल्यूशनरी सुझाव देना चाहता हूँ। अगर गवर्नमेंट इस चीज को सोच ले तो मुझे लगता है कि हमारी एमएसएमई सेक्टर इतना ग्रो कर जाए कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा। इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर जब आया तो गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक पीएमपी बनाया, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। तो जो भी फॉरेन से कंपनीज आई तो उनके साथ एक पीएमपी बना कि आप तब तक जो है पहले सीकेडी में माल इंपोर्ट करेंगे, कुछ दिन बाद इसके प्लास्टिक पार्ट्स को बनाना शुरू कर देंगे, कुछ दिन बाद इसके इंजन पार्ट्स को बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह का एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम बना और उस प्रोग्राम के तहत इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो की। ठीक है। सिमिलरली अभी आज की डेट में सेलफोन इंडस्ट्री के अंदर एक इसी तरह का पीएमपी और एक पीएलआई प्रोग्राम, एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, और किस तरह से सेलफोन्स हैं, आज आपके प्लास्टिक पार्ट्स बनेंगे, आज इसमें पीसीबी असेंबली स्टार्ट हो जाएगी, आज इसमें स्क्रीन बननी इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी। एक ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने जितने भी फॉरेन से कंपनीज आ रही हैं उसके साथ ये प्रोग्राम गवर्नमेंट एक फिक्स करती है और उसके तहत इंडिया में उन कंपनीज को काम करने का मौका मिलता है और इंडिया के कंज्यूमर तक वो पहुंच पाते हैं। मैं ये सोचता हूँ, एक ये आइडिया मुझे चाइना से मिला। चाइना ने अपने कंट्री से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट लगभग बैन किया हुआ। सिर्फ चाइना से कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट कर, कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट कर सकती है तो वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ही एक्सपोर्ट कर सकती है। अच्छा। जैसे आप कॉटन बेल्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप कॉटन यार्न ही या कॉटन गारमेंट्स ही बनाएंगे। ठीक है। आप वुल, रॉ वुल नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, आप वुलन यार्न, वुलन गारमेंट्स, कारपेट्स यही एक्सपोर्ट करेंगे। रॉ वुड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, फर्नीचर एक्सपोर्ट करेंगे। इनगट्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सीआरसी शीट्स एक्सपोर्ट करेंगे, एचआरसी शीट्स एक्सपोर्ट करेंगे। एल्यूमिनियम रॉ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सट्रूजन एक्सपोर्ट करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट अपना इंटेंट बड़ी इंडस्ट्री को क्लियर कर दे कि अगले 10 साल में हम धीरे धीरे इंडिया से रॉ मटेरियल की जगह वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये इमीडिएटली एक रेवोल्यूशन हो जाएगी। एमएसएमई बड़ी इंडस्ट्री जो है ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाएंगी, वो अपने आप एमएसएमई को इनकरेज करेगी कि हमारे पास अपनी इंडस्ट्रीज लगाओ, अपने यूनिट्स लगाओ, उसमें ये प्रोडक्ट्स बनाओ और इस प्रोडक्ट के लिए टेक्नोलॉजी लाओ। अच्छा, और ये टेक्नोलॉजी भी इंडिया में है, इस टेक्नोलॉजी के लिए हमें कोई फॉरेन से कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। और वैल्यू एडिशन तो इतना हो सकता है कि अगर आज हम 200 या 300 बिलियन डॉलर का नॉर्मल रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर देते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, तो मिनिमम अगर वैल्यू एडिशन करके कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम 4 टाइम्स, मतलब अगर हम 200 बिलियन करते हैं तो हम 800 बिलियन, अगर हम 300 बिलियन करते हैं तो हम 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट इंडिया से नेक्स्ट 10 सालों में ला सकते हैं। और उसमें हम कितने मिलियंस की जॉब क्रिएट कर सकते हैं, ये आज कोई भी अर्थशास्त्री, कोई भी इकोनॉमिस्ट, कोई भी गवर्नमेंट का मिनिस्टर, कोई भी इस चीज को, कोई भी फिकी, सीआईआई इस चीज को सोच ही नहीं रही है। चाइना ने ये इतने आराम से लागू कर लिया पिछले 15 साल में कि हमने इसको सोचा ही नहीं। तो अगर आप मुझसे सजेशन चाहते हैं तो बजट के अंदर या नेक्स्ट फ्यू इयर्स के फोकस में हमें ये होना चाहिए कि धीरे धीरे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कम करें और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए सोचें। और अगर हम एक बार अपना इंटेंट क्लियर कर देंगे और हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और फिक्की एंड सीआईए इस तरफ काम करना शुरू करेंगे, आई थिंक इट कैन क्रिएट अ वंडरफुल रेवोल्यूशन इन द कंट्री। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेज किया और मैं उम्मीद भी करता हूं कि इसको बहुत अच्छे से फोकस किया जाएगा और इसको देखा भी जाएगा, समझा भी जाएगा, फिजिबिलिटी भी चेक की जाएगी कि भारत जैसे देश में इसकी फिजिबिलिटी कितनी है,
क्या हम इसको किश्तों में करें, एक साथ करें, या कुछ इंडस्ट्री पे एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे करें कि जहां जहां पे रोका जा सकता है वहां रोको। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमको भी दुख होता है कि हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल हम ही दे देते हैं और बाद में फाइनल प्रोडक्ट्स हम ही इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा कन्वर्जन वाला यस, हम आयरन और एक्सपोर्ट करते हैं और आयरन के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, स्टेनलेस स्टील इंपोर्ट करते हैं, सीआरसी शीट्स इंपोर्ट करते हैं। हम आयरन और क्यों एक्सपोर्ट करते हैं? हमें 8-10 साल का एक प्रोग्राम बनाए जिसमें हम आयरन एक्सपोर्ट बंद करें। इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की। और इससे क्या है कि और जो मेजर प्रॉब्लम है कि आपको एमएसएमई को बूस्ट करना है, कई बार क्या होता है कि बूस्टिंग आप ऐसे कागजों से या नियम से नहीं मिलती, कई बार बूस्टिंग आपको बिजनेस की स्ट्रेटजी बदलने से मिलती है। तो मेरे को भी लगता है कि एग्जैक्टली कई बार बजट के अंदर आप टिंकरिंग करते रहो, कानूनों को, लॉ को, इसको छोड़ देते हैं, इसकी ड्यूटी बढ़ा देते हैं, इसका ड्यूटी घटा देते हैं, शायद इसकी बजाय सीधा ही एक मैक्रो इवेंट पे आ जाती है ना कि जहां से चीजों को ठीक किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी आज आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गोविंद जी आपका भी शुक्रिया, आज आप कार्यक्रम में जुड़े। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सबसे बातचीत करके बड़ा मजा आया और मैं चलते फिर भी आपको मैं बधाई जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि आप सबकी बदौलत ही गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में रोजगार है। सरकार अपनी जगह है, आप भी मिनी सरकार से कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मजा आया आप सबसे बातचीत करके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।